प्रकाश का पाठ है। पांच अंक का पाठ बोलो, ये वीडियो आपस में पाठ भी आता है। तो पाठ शुरू करने से पहले प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला जो बिंदु है वह पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। पृथ्वी को जितना भी प्रकाश मिलता है सारा का सारा प्रकाश सूर्य से मिलता है। मुख्य जो स्रोत है प्रकाश का पृथ्वी पर वो सूर्य को माना गया है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का इसमें भंडार है। सूर्य के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है। नंबर 2, जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह हमें काली दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। आगे बात आएगी तो 7 रंगों का करवाएगा इंद्रधनुष आएगा। तो जब कोई भी वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, अवशोषित कर देती है, सभी रंगों को अवशोषित कर देती है, तो वो वस्तु भी क्या कर देती है, काली दिखाई देती है। तो प्रश्न के यहाँ पर कि हमें वस्तु काली क्यों दिखाई देती है, तो हम बता देंगे जब कोई भी वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो हमें काली दिखाई देती है। तो यही कारण होता है कि जो काला कपड़ा होता है वो पहनने से हमको ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि काला जो रंग है वो अन्य सभी जो रंग होते हैं उसको अवशोषित कर देता है। जो काले कपड़े पहनने से गर्मी ज्यादा लगती है। तीसरी जो बात है, जब कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह सफेद दिखाई देती है। तो प्रश्न है कि वस्तु सफेद दिखाई देती है क्यों? क्योंकि ये सभी रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, इसलिए हमें सफेद दिखाई देती है। और यही मतलब होता है कि गर्मियों में हम काले कपड़े कम पहनते हैं, सफेद कपड़े ज्यादा पहनते हैं, क्योंकि काला जो रंग होता है सभी रंगों को अपनी ओर अवशोषित कर देता है, क्योंकि सफेद रंग है वो सारे रंगों को परावर्तित कर देता है। अगला जो पॉइंट है वह प्रकाश हमें सरल रेखा में गमन करता हुआ दिखाई देता है। अपन बोलते हैं कि प्रकाश वो सरल रेखा में गमन करता है, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है वो सीधी रेखा में रहता है। ये बात भी कंक्लूजन की बात है, ये पॉइंट लिखते हैं कि प्रकाश वो सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा में गमन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह हमेशा सरल रेखा में गमन नहीं करता है। सरल रेखा में गमन करता हुआ दिखाई देता है, बल्कि हमेशा ये सरल रेखा में गमन नहीं करता है। अगला जो पॉइंट है वह प्रकाश का द्वैत सिद्धांत डी ब्रोगली प्रस्तुत किया था। प्रकाश का जो द्वैत सिद्धांत है, द्वैत प्रकृति का जो सिद्धांत है, आगे बात है कि द्वैत सिद्धांत क्या होता है। ये प्रकाश का जो द्वैत सिद्धांत है वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डी ब्रोगली। तो प्रकाश का द्वैत सिद्धांत को डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। क्या है प्रकाश का द्वैत सिद्धांत? कि प्रकाश तरंग व कण दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। दोनों प्रकार का व्यवहार करता है प्रकाश। कभी प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और कभी प्रकाश वो कण के रूप में चलता है। तो दो प्रकार का व्यवहार करता है, जैसे नाम हो गया द्वैत सिद्धांत। दो प्रकार का व्यवहार करने वाला द्वैत सिद्धांत कहलाता है। प्रकाश के तरंग व कण सिद्धांत को पेटेंट कहा जाता है। तो जो दोनों प्रकार का सिद्धांत करता है तरंग और कण वाला, इस सिद्धांत को पेटेंट का नाम दिया गया, पेटेंट कहा जाता है। तो तरंग और कण सिद्धांत को मिलाकर के पेटेंट कहा जाता है। तो बात वही है कि प्रकाश का द्वैत सिद्धांत बोल दो चाहे प्रकाश का पेटेंट सिद्धांत बोल दो। अगर द्वैत सिद्धांत बोलता तो भी बात वही, प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकार व्यवहार करता है। और अगर पेटेंट सिद्धांत क्या तो भी बोलता नहीं, प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकार का व्यवहार प्रतिपादित करता है, तो पेटेंट कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रकाश का लक्षण होता है वो होता है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन किसको बोलते हैं? यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई नहीं दे सके, यानी जिसके आर पार प्रकाश वो गमन नहीं कर सकता है, अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। और ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश आ जा सकता है उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु में प्रकाश आर पार जा सकता है और अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश आर पार नहीं जाता है।
तो यदि प्रकाश के पथ में पारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश के पार चला जाएगा, कोई बात नहीं, घटना कितनी होगी। लेकिन यदि अगर प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है जिसके आर पार प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, इस प्रकार की वस्तु रख दी जाती है और वस्तु अगर छोटी होती है, छोटी सी वस्तु रख देते हैं प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु, तो प्रकाश वो सरल रेखा में चलने के बजाय, क्योंकि सरल रेखा में जाएगा, इस तरह की वस्तु बीच में रख दी और अपारदर्शी इसके आर पार वस्तु दिखाई दे रही है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आर पार हो जाएगा नहीं, क्योंकि वस्तु अपारदर्शी है, तो प्रकाश इसके पार हो जाएगा ना, प्रकाश कहां से जाएगा, प्रकाश उनके किनारों पर से गमन करेगा, आएगा प्रकाश उसके किनारों पर से चलने की बजाय क्या कर देता है, किनारों मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से मुड़ेगा, मुड़ करके देखा सारा प्रकाश मुड़ जाएगा, मुड़ करके जाएगा। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु छोटी होती है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय, क्योंकि सरल रेखा नहीं होती, तो इस प्रकार से जा सकता है, अपारदर्शी है, तो सरल रेखा में जाने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। सरल रेखा में ले जाएगा, किनारों पर से मुड़ करके प्रकाश जाएगा और किनारों पर से प्रकाश जो मुड़ता है, इस प्रभाव को प्रकाश का क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। तो ये तो पाठ शुरू होने से पहले प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका हमने देख लिया। अब आगे पर चलेंगे, अगला जो पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की परिभाषा से पहले इसका चित्त देखो इधर, ये तो होती है सतह, ये जो बीच का नाम होता है विलंब, और ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, दोनों के बीच में कोण उसको आई से लिखा जाता है और यहाँ पर जो कोण उसको आर से लिखा जाता है। ये परिभाषा लिखी है कि क्या नाम होता है इसका। सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा, ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करके ऊपर से आ रही है, ये एक माध्यम, ये माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर 2, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है जिसका नाम आपतित है। ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, आते ही जो दूसरा माध्यम शुरू होगा यहाँ पर, वो प्रकाश की दूसरे माध्यम को पार नहीं करेगी, बल्कि दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम में वो गमन करती है। तो देखिए ये आ रही है माध्यम नंबर 1 से आ रही है, यहाँ पर ये सतह से टकराई और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जिस माध्यम से वो आती है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे अपन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में गमन कर जाती है या लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रवेश करती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिस माध्यम से वो आती है वापस उसी माध्यम से टकराकर वापस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो गमन करती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक नियमित परावर्तन, और एक होता है विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन कौन सा होता है, देखो बोर्ड की तरफ। नियमित परावर्तन का मतलब होता है ये इस तरह की सतह होगी और ये इस तरह का परावर्तन होगा। ये आती है चली गई, ये आती है चली गई, ये आती है चली गई। तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन होगा जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो गमन करती है। यानी सतह चिकनी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में गमन कर जाती है जिस माध्यम से वो प्रवेश करती है, उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। विस्तृत परावर्तन कौन सा होता है, ये कहीं होता है लेकिन खुरदरी सतह होती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो प्रवेश करती है, उसे विस्तृत परावर्तन कहा
जाता है। तो ये नियमित परावर्तन की परिभाषा और विस्तृत परावर्तन की परिभाषा। 5 बताइए। पहले आपतित किरण क्या होती है? आपतित किरण परावर्तित किरण क्या होती है? आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है? जितनी बार दो सीधा सीधा आपतित किरण ये यहां पर डालो आपतित ये किरण आपतित किरण। तो परिभाषा होती है वह किरण जो प्रवेश करती है या वह किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर गमन करती है आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण वह किरण जो माध्यम से टकराकर वह किरण जो माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ये आती है आपतित है और ये माध्यम से टकराकर वापस जा रही है, इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। नंबर 3 पर आपतन कोण। चित्र में आई से दिख रहा है आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में कोण बन रहा है। तो परिभाषा बता दी कि आपतित किरण व अभिलंब दोनों के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे छोटी आई से व्यक्त करते हैं। दूसरा आपका परावर्तन कोण आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। तो परिभाषा लगा दीजिए अपन कि परावर्तित किरण व अभिलंब दोनों के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे छोटे r से व्यक्त किया जाता है। तीसरी बात होगी वो होगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? क्या क्या नियम होते हैं परावर्तन के? तो परावर्तन के 3 नियम होते हैं। पहला जो नियम वो चित्र से बता दीजिए अपन, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, यह अभिलंब तीनों का तीनों एक ही तल में स्थित होते, तीनों एक जगह कर देते। तो पहला नियम ये बताइए अपन, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम जो बताइए अपन कि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। समान क्यों होता है? क्योंकि जितना कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा उतना ही कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। तो दोनों का मान बराबर होता है। कोण बराबर क्यों होता है वो तीसरे नियम से स्पष्ट होगा कि आपतित किरण की चाल व वेग अपरिवर्तित रहते हैं। आपतित किरण की चाल और वेग अपरिवर्तित रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण जिस चाल और वेग से चलकर आती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस चाल और वेग से वो चलकर आती है उसी चाल और वेग से वो परावर्तित होकर के निकल जाती है। इसलिए ही आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। आगे जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला जो प्रश्न होगा वो बोलेगा, क्योंकि अब अपन प्रकाश लेके चले थे जो प्रकाश सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। और परावर्तित कर देती है तो वस्तु सफेद दिखाई देती है। तो अपन बात नहीं है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो नीले की बजाय काला क्यों दिखाई देता है? तो अपन बता देंगे सभी रंगों को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। अगली जो प्रकाश की बात है कि नीले रंग की जो तरंग होती है प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो नीले रंग की जो तरंग होती है वो सर्वाधिक विस्तृत होती है, सबसे ज्यादा फैलती नीले रंग वाली तरंग। और आगे वाला जो प्रश्न हुआ हमें आकाश और नीला क्यों दिखाई देता है? उल्टे प्रश्न दो कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? नीचे धरातल पर है तो हमें तो आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो आकाश और नीला क्यों दिखाई देता है हमें? अपन जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणु से परिकिणित होता है तो नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विस्तृत होती है, यानी
ज्यादा विस्तार नीले रंग की तरंगों का होता है, इसलिए हमें नीले नीले रंग की तरंगे दिखाई देती है। आकाश में कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो या तो उत्तर वाला जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के किरणों से प्रकीर्णन होता है तो नीले रंग की तरंगे सर्वाधिक विस्तृत होती है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। या फिर एक बार उत्तर लगा दो कि अभी आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग की तरंगे सर्वाधिक विस्तृत होती है, तो नीला नीला रंग दिखाई देगा। अगला जो प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला दिखाई देता है, क्यों? तो क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, और जब अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश के परिक्रमण की घटना घटित नहीं होगी। फलस्वरूप अंतरिक्ष यात्री को आकाश स्वरूप नीले के अपेक्षा काला दिखाई देता है, यानी वायुमंडल नहीं है वहां पर। और वायुमंडल नहीं होने की वजह से ऊपर वाला जो प्रश्न है, वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल जो गैस है इनके अणुओं के साथ प्रकाश के परिक्रमण की घटना घटित नहीं होगी, और प्रकाश के परिक्रमण की घटना घटित नहीं होगी तो नीले रंग की तरंगों का विस्तार नहीं होगा, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश और नीले के अपेक्षा काला दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न आएगा दर्पण से संबंधित, कि समतल दर्पण है उसे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी शीतल वस्तु के बराबर बनता है। था कौन सा समतल दर्पण? समतल दर्पण है वो समतल कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है, समतल कांच का एक इस प्रकार का टुकड़ा होता है, समतल कांच का एक इस प्रकार का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की हुई होती है, उसको समतल दर्पण बोला जाता है। यानी कांच का एक इस प्रकार का टुकड़ा अगर दोनों तरफ से वो रहेगा तो उसे आत्मा दिखाई देगा, प्रतिबिंब देगा। तो कांच के टुकड़े के एक तरफ परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है, उसको समतल दर्पण बोलते हैं। अपन जिस दर्पण का उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए वो समतल दर्पण होता है, क्योंकि इसे एक तरफ पॉलिश की हुई होती है, तो उसको बोला जाता है समतल दर्पण। फिर आ जाता है गोले दर्पण। गोले दर्पण का मतलब होता है कांच के खोखले गोले का इस प्रकार का टुकड़ा, यानी कांच के खोखले गोले का इस प्रकार का टुकड़ा जिसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की हुई होती है उसे गोले दर्पण कहा जाता है। उसके भी वो होता है समतल का टुकड़ा, क्या होता है गोलाकार खोखला टुकड़ा होता है। तो खोखले टुकड़े के एक तरफ परावर्तक पॉलिश की होती है उसको गोले दर्पण बोला जाता है। गोले दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल, और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल, इस तरह का होता है गोले दर्पण, इस आकार। तो खोखला होता है और एक तरफ परावर्तक पॉलिश की होती है, दोनों को तो जोड़ देंगे तो इस तरह का बन जाएगा। तो इसको अगर काट देंगे तो दोनों इस प्रकार हो जाएंगे। तो वो दो प्रकार, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण कौन सा होता है? इस प्रकार का गोले दर्पण, इस प्रकार का गोले दर्पण जिसके अंदर वाला भाग परावर्तक का कार्य करता है, यानी अंदर की तरफ अगर परावर्तक पॉलिश की होती है तो उसको तो बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण कौन सा होता है? इस प्रकार का गोले दर्पण जिसके बाहर की तरफ परावर्तक पॉलिश की होती है, इस तरह से बाहर की तरफ परावर्तक पॉलिश की होती है, उसको बोलते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण बोला जाता है। तो समतल दर्पण की भाषा, गोले दर्पण की भाषा, और गोले दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल का मतलब होता है अंदर की तरफ परावर्तक पॉलिश है तो उत्तल दर्पण, और अगर बाहर की तरफ पॉलिश है तो उत्तल दर्पण कहलाता है।